दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। बिहार की सियासी सरगर्मी अभी शांत होने वाली नहीं है और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह की तोड़जोड़ की राजनीति पर विराम लगता दिख रहा था वह अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से चाचा पारस ने आज एनडीए में घमासान मचा दिया और केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से एनडीए में इसको लेकर बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि एनडीए नेताओं का यह विश्वास था कि चाहे उन्हें मंत्री पद दिया न जाए लेकिन वह एनडीए के साथ बने रहेंगे। लोजपा के कई बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार यह विश्वास जता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के आलाकमान पशुपति पारस की पार्टी के साथ भेदभाव या नाइंसाफी नहीं करेंगे। और आखिरकार भतीजे चिराग के सामने चाचा पारस की क्या हैसियत है उन्हें सीट बंटवारे के साथ ही पता चल गया और इसी से नाराज होकर चाचा पारस ने आज केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बाद से एनडीए के तमाम नेताओं का चाचा पारस को लेकर बयान जारी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है, लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीक से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि चाचा पारस के पास राजनीतिक आधार नहीं था और इसीलिए उन्हें बीजेपी की यूज एंड थ्रो वाली जो पॉलिसी है उसका शिकार होना पड़ा और चाचा पारस को केंद्रीय मंत्री पद से ही इस्तीफा नहीं देना पड़ा बल्कि एनडीए भी छोड़ने पर विवश होना पड़ा। जिसके बाद चिराग अब खुलकर एनडीए में राजनीति करेंगे और कहा जाए कि जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बटी और तमाम जो सांसद थे उस वक्त के वो सभी पारस के साथ चले गए थे, अब वह चिराग की तरफ लौट रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी का जो पूर्ण अधिकार किसी के पास होगा तो वह चिराग के पास होगा। हालांकि इससे पहले चाचा पारस को भले ही गलतफहमी हो गई थी कि लोक जनशक्ति पार्टी उनकी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वह मजबूत है लोजपा रामविलास के मुकाबले, लेकिन जिस तरह का गेम चिराग पासवान ने चाचा के साथ किया उससे अब चाचा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सामने अपने वजूद का सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि जिस तरह से रामविलास पासवान ने अपने पार्टी का बंटवारा किया, एक तरफ जहां पशुपति पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वहीं पार्टी की तमाम बड़ी जिम्मेवारी चिराग पासवान को दी गई, जिसके कारण चिराग पासवान स्वाभाविक रूप से खुद को पार्टी का उत्तराधिकारी मानने लगे। लेकिन पशुपति पारस के दिमाग में और दिल में यह बात कहीं ना कहीं बैठी हुई थी कि हाजीपुर सीट, चूंकि रामविलास उस सीट से लड़ते रहे हैं और उस सीट से पशुपति पारस को लड़ाया गया, तो पशुपति पारस के दिमाग में भी यह बात बैठ गई थी कि उनके बड़े भाई ने उन्हें ही पार्टी का उत्तराधिकारी उन्हें बनाया है। लेकिन आखिरकार पार्टी का उत्तराधिकारी कौन था और किसकी पकड़ बिहार में मजबूत है, वह धीरे धीरे सब कुछ सामने आ गया। भले ही रामविलास पासवान के जाने के बाद केंद्रीय मंत्री पद को लेकर चाचा पारस और चिराग के बीच घींचतान मची और उसमें चाचा पारस बाजी मार गए और तमाम अन्य सांसदों का भी उन्हें सहयोग मिला, लेकिन चिराग ने जमीनी तौर पर खुद को मजबूत किया और लगातार इस बीच वह जनता के बीच रहे और इसी का परिणाम है कि आज बीजेपी उन्हें 5 सीट दी और बीजेपी पारस के बजाय चिराग के साथ आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर समझी, क्योंकि चिराग जिस समाज से आते हैं बिहार में उस समाज का वोट परसेंट अच्छा खासा है, करीब 6% वोट है और उस 6% में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो चिराग को ही अपना नेता मानते हैं। और उसका कारण भी यही है कि जिस तरह से रामविलास पासवान के जाने के बाद चाचा पारस केंद्रीय मंत्री तो बन गए लेकिन वह जनता के बीच नहीं है, लेकिन चिराग लगातार जनता के बीच रहे और लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हुए और ज्यादातर उनके समाज के जो लोग हैं वह चिराग को ही अपना नेता मानते हैं बजाय पशुपति पारस के। और यही कारण है कि हाजीपुर सीट जिस पर चाचा पारस यह कसम खा चुके थे कि वह सीट वह नहीं छोड़ेंगे, वह सीट भी चिराग के पाले में चला गया
और बीजेपी ने जिस तरह से चाचा पारस को दरकिनार किया, शायद ही राजनीति में पशुपति पारस ने कभी ऐसा मोड़ भी देखा होगा। कह सकते हैं कि पशुपति पारस जिस मुकाम पर आज खड़े हैं, आज उनके पास अपने वजूद, अपनी पार्टी का वजूद, सब कुछ बचाना एक चुनौती सा है। ऐसा नहीं है कि पशुपति पारस के सामने अब कोई रास्ता नहीं है। राजनीति का खेल ऐसा होता है कि उसमें रास्ते कभी बंद नहीं होते। अभी भी पशुपति पारस के सामने ऐसे कई विकल्प हैं जिसे वह अपना सकते हैं और भविष्य में अपनी राजनीति को और धारदार बना सकते हैं। पशुपति पारस अभी भी एनडीए से उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें यह भी लगता है कि जिस तरह से वह एनडीए से अलग हुए हैं, आज मंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं, उसके बाद बीजेपी एक बार फिर से उन्हें मनाने में जुटे और बीजेपी अपने कोटे से उन्हें 1-2 सीट दे दे। इस तरह की उम्मीद अभी भी पशुपति पारस को लग रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन का दरवाजा पशुपति पारस के लिए खुला हुआ है, लेकिन जिस तरह की सीट बंटवारे की बात महागठबंधन में चल रही है, इस बात की संभावना बहुत कम है कि पशुपति पारस की महागठबंधन में आने के बाद उन्हें ज्यादा तजुर्बा दिया जाए। अगर वह महागठबंधन में भी आते हैं तो उन्हें 1 से 2 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा। कि महागठबंधन में भी सीट बंटवारे की इस तरह की बात सामने आ रही है, इस बात की गुंजाइश कम है कि किसी अन्य पार्टी के लिए महागठबंधन में कोई बड़ी गुंजाइश हो। महागठबंधन में आने के बाद भी पशुपति पारस को बहुत अधिक तजुर्बा मिल जाए, इस बात की गुंजाइश बहुत कम है। पशुपति पारस के पास तीसरा विकल्प भी होगा। तीसरा विकल्प यह होगा कि वह अकेले चुनाव में उतरे और उन तमाम सीटों पर खुद या अपने प्रत्याशी को उतारे जहां उनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन इस बात की संभावना न के बराबर है, क्योंकि उन्होंने सत्ता सुख भोगने में और मंत्री बनने के चक्कर में जनता के बीच कितना समय बिताए यह वह खुद जानते हैं, और जमीन पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है यह भी पशुपति पारस भली भांति जानते हैं। ऐसे में पशुपति पारस के पास चौथा और आखिरी विकल्प यही है कि वह थर्ड फ्रंट बनाए। बिहार की तमाम वैसी छोटी पार्टियां जो अकेले बल पर चुनाव लड़ रही है, पशुपति पारस उन पार्टी के नेताओं के साथ हाथ मिला सकते हैं और बिहार में थर्ड फ्रंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वह थर्ड फ्रंट कितना कारगर होगा यह भी आपको पता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थर्ड फ्रंट पहली बार बनने जा रहा है, बार बार थर्ड फ्रंट बना है और उसका क्या परिणाम हुआ है वह भी सबके सामने है। अब देखने वाली बात है कि पशुपति पारस किस तरह का फैसला लेते हैं। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें वह मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरी ओर राजद के नेताओं के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है और स्वाभाविक रूप से पशुपति पारस अगर एनडीए में बने भी रहते तो वैसे भी कुछ दिनों के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना ही था। जिस तरह से एक उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है, अब महागठबंधन में या दूसरे गठबंधन में या अकेले बल पर चुनाव लड़कर पशुपति पारस क्या कुछ हासिल कर पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह की राजनीति बिहार में देखने को मिली, चाचा पशुपति पारस पर भतीजे चिराग पासवान भारी साबित हुए और एक प्रकार से कहा जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी जो 2 भागों में बट गया था, फिर से उस पर एक मुश्त कब्जा चिराग पासवान का होते हुए दिख रहा है।